Hello everyone. Today we are going to discuss about the conformational analysis of alkenes. तो हम अगर इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएं तो हमने कहा था कि ऐसे ग्रुप्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। यानी कि ये जो कार्बन के साथ ग्रुप्स अटैच हैं या जैसे ये जो साइक्लिक फॉर्म में ग्रुप्स अटैच हैं कार्बन के साथ, इनकी जो रोटेशन होती है वो रिस्ट्रिक्ट होती है कि इजीली रोटेट नहीं कर सकते। तो इनमें तो जो है वो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, ऐसे कार्बन जो सिंगल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, यानी अल्केन्स में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसके अराउंड जो है वो रोटेशन हो सकती है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होती। यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं कार्बन के साथ अटैच, वो इजीली रोटेट कर सकते हैं। तो इसकी रोटेशन के रिजल्ट में हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं। ये ग्रुप्स आपस में रोटेट कर रहे होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर काफ़ी एनर्जी चेंजेस आती हैं। उस एनर्जी चेंज के स्टडी को हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस कहते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स भी कहते हैं। और जब रोटेशन होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप्स की, तो हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस आती हैं या इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स भी आते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये डिस्कस किए हैं 2 पॉइंट्स। अब कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन देखते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट कन्फर्मेशनल एनालिसिस है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस को स्टडी करने के लिए हम न्यूमैन प्रोजेक्शन को यूज़ करते हैं। और न्यूमैन प्रोजेक्शन हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या हम करते हैं, एक कार्बन को हम फ्रंट ले लेते हैं और दूसरे कार्बन को हम बैक ले लेते हैं, और उसके साथ जो है वो ग्रुप्स अटैच होते हैं, वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो हमारे पास डॉटेड फॉर्म में होता है उसे हम फ्रंट कार्बन कहते हैं, और जो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में हम शो करते हैं उसे हम बैक कार्बन कहते हैं। अब अगर हम इथेन का स्ट्रक्चर देखें, हमारे पास हमें पता है CH3 2 कार्बन एटम है। एक कार्बन को अगर हम फ्रंट कार्बन ले लें और दूसरे कार्बन को हम बैक कार्बन ले लें, तो ये देखें कार्बन 1 हमारा फ्रंट कार्बन आ गया और कार्बन 2 हमारा बैक कार्बन। अब ये हमारा कार्बन नंबर 1 क्या है, हमारा फ्रंट कार्बन है। इसको हमने ब्लैक सिल्कर से हमने इसको शो कर दिया। अब ये हमारा क्या था, फ्रंट कार्बन, कार्बन नंबर 1, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, तो वो भी हमने अटैच कर लिए। हमें पता है कि हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस को स्टडी करते हुए एक कार्बन को फिक्स रखते हैं और दूसरे कार्बन के ग्रुप्स को हम 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देते हैं। अब ये वाला कार्बन हमने, सपोज हमने फ्रंट वाले कार्बन को जो है वो फिक्स रखा और जो हमने बैक वाला कार्बन है उसे रोटेट करवा दिया। तो इसमें अब क्या होगा, सबसे पहले हमारी कन्फर्मेशन ये है, ये हमारा फ्रंट वाला कार्बन और उसके 3 हाइड्रोजन, और ये हमारा बैक वाला कार्बन सर्कुलर फॉर्म में और उसके 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब ये था जब हमारा डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री का था, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, ये हमारी एक्लिप्स कन्फर्मेशन है। एक्लिप्स कन्फर्मेशन है, और अब हमने क्या किया, इसको 60 डिग्री पे रोटेट करवा दिया। इसको हमारे बैक वाले कार्बन को हमने 60 डिग्री पे रोटेट करवा दिया, तो इसके ग्रुप्स भी क्या होंगे, 60 डिग्री पे रोटेट कर लेंगे। ये वाला हाइड्रोजन अब इस तरफ आ गया और ये वाला हमारा हाइड्रोजन इधर आ गया और ये वाला हमारा हाइड्रोजन इधर चला गया, तो हमारे पास ये वाली कन्फर्मेशन आ गई। अब इसको मज़ीद अगर हम 60 डिग्री पे रोटेट करवाएं तो 120 डिग्री, हमने इसको रोटेट करवाया, हमारे इस मॉलिक्यूल को हमने 120 डिग्री रोटेट करवाया, तो फिर से ये वाला जो हाइड्रोजन है हमारा इधर आ गया, इस तरफ कुछ यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, तो हमारे पास ये वाली कन्फर्मेशन आ गई। अब हमने जब न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि हमारे पास एक कन्फर्मेशन होती है एक्लिप्स कन्फर्मेशन और एक होती है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हमारे पास जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो 60 डिग्री का आता है, और जो हमारे पास एक्लिप्स कन्फर्मेशन होती है उसमें डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास डाइहेड्रल एंगल ग्रुप्स के दरमियान 0 डिग्री का है और यहाँ पर 60 डिग्री का है। फिर हमने इसको इसी तरह से 60 डिग्री की रोटेशन करवाते जाना है और हमारे पास डिफरेंट कन्फर्मेशंस आ जाने हैं।
अब अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास मेनली 2 तरह के ही कन्फर्मेशंस आ रहे हैं। एक तो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आ रही है और एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आ रही है। फिर जो आगे एक्लिप्स कन्फर्मेशन आई है वो पहली जैसी है बिल्कुल, और फिर जो आगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आई है वो हमारी सेकंड कन्फर्मेशन जैसी है। तो हमारे पास मेनली 2 तरह की ही कन्फर्मेशंस आ रही हैं, एक एक्लिप्स और दूसरी स्टैगर्ड। हमारे पास एक्लिप्स कन्फर्मेशन आ रही है जो मैक्सिमम एनर्जी पे है, और जो हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है वो मिनिमम एनर्जी पे है। अगर हम एक्लिप्स कन्फर्मेशन को गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि एक्लिप्स कन्फर्मेशन में जो ग्रुप्स हैं, दोनों कार्बन एटम के ग्रुप्स हैं, वो आपस में एक्लिप्स्ड हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन होगा। अब टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है? टॉर्शनल स्ट्रेन जो होता है वो हमारे पास एक्लिप्स हाइड्रोजन्स की वजह से या एक्लिप्स ग्रुप्स की वजह से होता है हमारे पास, जो टॉर्शनल स्ट्रेन है। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन है। तो टॉर्शनल स्ट्रेन असल में क्या करता है? हमारे पास मॉलिक्यूल की एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है। तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन क्या होगी? हाई इन एनर्जी होगी। और जो हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसमें मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन है, तो ये हमारे पास लोएस्ट इन एनर्जी होगी। ठीक है? हम अगर इसकी एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करें तो हमारे पास जो है वो हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री एंड 360 डिग्री। और यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस में हमारे पास एनर्जी होती है। ठीक है? अब हमारे पास 2 कन्फर्मेशन आई हैं मेनली। एक सबसे पहले अगर हम देखें 0 डिग्री पे हमारे पास कौन-सी कन्फर्मेशन है? एक्लिप्स कन्फर्मेशन है, और वो मैक्सिमम एनर्जी वाली कन्फर्मेशन है हमारी। तो हमारे पास यहाँ आ गई। अब जो हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, हमारे पास एनर्जी कम होती सबसे मिनिमम लेवल पर चली गई जब हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आई एट 60 डिग्री। और फिर हमारे पास एनर्जी जब रोटेशन होती गई तो आहिस्ता-आहिस्ता एनर्जी इंक्रीज़ होती गई और फिर मैक्सिमम लेवल पर चली गई, जिस पे फिर हमारे पास एक्लिप्स कन्फर्मेशन आती है। इसी तरह फिर अगर हम इसको 60 डिग्री रोटेशन करवाएँ, 180 डिग्री तक उसका एंगल ऑफ रोटेशन लेकर जाएँ, 180 डिग्री तक एंगल ऑफ रोटेशन लेकर जाएँ तो हमारे पास फिर एनर्जी कम होती सबसे लोएस्ट लेवल पर आ जाएगी, जो कि हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है? 180 पर हमारे पास फिर स्टैगर्ड फॉर्म आ रही है। फिर हमारे पास अगर हम मज़ीद रोटेशन करवाएँ 60 डिग्री पर तो एनर्जी आहिस्ता-आहिस्ता पहले इंक्रीज़ होगी और फिर मैक्सिमम लेवल तक पहुँच जाएगी और हमारे पास एक्लिप्स कन्फर्मेशन आ जाएगी एट 240 डिग्री। एट 240 डिग्री हमारे पास एक्लिप्स कन्फर्मेशन आ गई। अब हमने मज़ीद इसको 60 डिग्री रोटेट करवाया तो एनर्जी क्या होती गई? कम होती गई और हमारे पास सबसे मिनिमम लेवल पर फिर एनर्जी चली गई, जो कि हमारा कौन-सी कन्फर्मेशन है? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। अब फिर से हम अगर इसकी मज़ीद रोटेशन करवाएँ, हम इसको एंगल को 300 से हम एंगल ऑफ़ रोटेशन को 360 डिग्री तक लेकर जाएँ, तो फिर से हमारे पास एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी और ला हमारे पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे चली जाएगी, जिसमें हमारे पास फिर से एक्लिप्स कन्फर्मेशन आती है। तो इसी तरह की दोबारा कन्फर्मेशन आ जाएगी और ये साइकिल जो है वो रिपीट होता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एक्लिप्स कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन हमने देखा हाईएस्ट एनर्जी की होती है और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन लोएस्ट एनर्जी की होती है। एक्लिप्स कन्फर्मेशन में डाइहेड्रल एंगल बिटवीन ग्रुप्स 0 डिग्री होता है और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में जो डाइहेड्रल एंगल होता है ग्रुप्स के दरमियान वो 60 डिग्री का होता है। और एक्लिप्स कन्फर्मेशन में हमने ये भी देखा कि इसमें मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन होती है। क्योंकि इसमें मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन होती है, इसी वजह से इसकी एनर्जी भी हाई होती है। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हमारे पास मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन थी और इसीलिए इसकी एनर्जी भी लोएस्ट थी हमारे